जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे तो नोएडा को छोड़कर उत्तर प्रदेश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां बड़े इन्वेस्टमेंट आए हों या उनका इंफ्रा ऐसा हो जहां बड़े इन्वेस्टमेंट आ सके। समाजवादी पार्टी और बसपा के राज में फला फूला वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया कार्टेल प्रदेश में अपराध को संस्थागत कर चुका था और प्रदेश की छवि बहुत बुरी थी। जो बदमाश कहीं भी पुलिस पर फायर खोल देते थे उनके खिलाफ अनऑफिशियली ऑपरेशन लंगड़ा जैसे ही चालू हुआ वो खुद आकर के सरेंडर करने लगे। और डेटा कहता है कि 2017 से लेकर अब तक लगभग 4000 करोड़ की माफिया की संपत्ति पुलिस सीज कर चुकी है। इनमें घर, खेत, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जैसी तमाम चीजें शामिल है। जब स्टेट में क्राइम को तोड़ा गया और बेसिक इंफ्रा तैयार हो गया तो समझ आया कि प्रदेश के विकास के एयरक्राफ्ट को रनवे पर दौड़ा दिया जाए। दिल्ली से आगरा को जोड़ने वाली सड़क पर बसा ये कस्बा एक इकोनॉमिक हब है। यहाँ पेप्सिको, पल्स कैंडी बनाने वाली डीएस फूड्स और बसें तैयार करने वाली जेबीएम ऑटो सरीकी कंपनियों के प्लांट हैं। जापान और सिंगापुर में सीएम योगी का दौरा शायद उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट होगा और उत्तर प्रदेश वापस उस गर्व के साथ खड़ा होगा जिसका वह दशकों से हकदार रहा है। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो एक कविता मेरे पाठ्यक्रम में शामिल थी। कविता हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई थी और काफी प्रसिद्ध भी है, इसीलिए आज भी इसके कुछ हिस्से गलत ही सही लेकिन मुझे याद है। कविता कुछ यूं थी कि बह उठी आंधी सी नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, लगता था ना होगा इस निशा का सवेरा, किंतु प्राची की उषा से मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इन लाइनों की याद मुझे तब आई जब मैंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान दौरे की तस्वीरें देखी। कहीं वो बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं तो कहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि कैसे उन्हें उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाए, कन्विंस किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सिंगापुर और जापान का दौरा उत्तर प्रदेश जैसे नीड़ यानी घोंसले के फिर से निर्माण जैसा ही है, लेकिन यूपी के विकास के हाईवे पर दौड़ने की तैयारी का ये फाइनल फेज चल रहा है जिसको समझना होगा। इस पर चरणबद्ध तरीके से काम तब से चल रहा है जब से उन्होंने 2017 में सत्ता संभाली है और ये कैसे हुआ इस वीडियो में वही मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है कि यहां सबसे पहले आदमी के जान माल की सुरक्षा इंश्योर की जाए। इसके बाद वो इंफ्रा जरूरी होता है जिसके बेस पर इंडस्ट्री लगे और फ्रेट का मूवमेंट हो सके। पॉलिसी में क्लैरिटी और उनका इन्वेस्टर फ्रेंडली होना भी एक जरूरत है और उसके बाद बारी आती है कि आप कितनी विलिंगनेस दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे तो नोएडा को छोड़कर उत्तर प्रदेश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां बड़े इन्वेस्टमेंट आए हों या उनका इंफ्रा ऐसा हो जहां बड़े इन्वेस्टमेंट आ सके। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या थी कि नोएडा और उसके आसपास के इलाके का परसेप्शन भी खराब था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो एनसीआर का हिस्सा है जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली जैसे जिले आते हैं, उनको एक वक्त पर अपराध का अड्डा बना दिया गया था। और ये मैं कोई रिटोरिक टाइप की बात नहीं कर रहा हूं। इस रीजन का सबसे बड़ा शहर मेरठ इसलिए प्रसिद्ध था कि वहां सूतीगंज नाम की एक मार्केट थी जिसका कारोबार ही चोरी की गाड़ियां काटना था। ऊपर अल्लाह नीचे हाजी गल्ला जैसी कहावतें इस शहर का पर्याय बन गई थी। हाजी गल्ला इस गाड़ी चोरी सिंडिकेट का सरगना था। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों से जो भी गाड़ी चोरी होती कुछ घंटों के भीतर मेरठ के सोतीगंज के मैकेनिक उसका पोस्टमार्टम कर दिया करते थे। इंजन चेसिस अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग और टायर अलग। आपने ऐसी वीडियोस खूब देखी होंगी जहां किसी फैक्ट्री में मिनटों के भीतर गाड़ियां बनाई जाती हैं। मेरठ में इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता था। मुसलमानों के डोमिनेटेड इस धंधे में गाड़ी कैसे चोरी की जाए, उसका जीपीएस कैसे ब्रेक किया जाए, इसकी क्लासेस तक होती थी। 2017 में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी ही रेड मेरठ के गोदाम पर मारी जहां कुछ दिनों पहले दिल्ली से चुराई लगभग 1 दर्जन गाड़ियों की लाशें पड़ी थी। और ऐसी खबरें कोई अपवाद नहीं थी, ये बेहद नॉर्मल थी मेरठ के लिए। कार और बाइक चोरी इतनी नॉर्मल थी कि मेरठ के एक पत्रकार अविनाश त्रिपाठी बताते हैं कि मेरठ में इंश्योरेंस कंपनियों को इसी वजह से अपना प्रीमियम अलग से बढ़ाना पड़ा था। इस गाड़ी चोरी गैंग का सरगना हाजी गल्ला को कोई छू तक नहीं सकता था। सोतीगंज का लगभग आधा मार्केट उसके कंट्रोल में था। चोरी करने वाले, गाड़ी काटने वाले और उसके पार्ट्स बेचने वाले सब उसके थे। दूसरा जिला मुजफ्फरनगर दंगे की चोट झेल चुका था और उसके बाद भी उसी के दाग के नीचे दबा हुआ था। क्राइम का तो यह सीन था कि पूरी एक वेब सीरीज मुजफ्फरनगर के संगठित अपराध को लेकर के बनाई गई है जिसमें देखकर आप समझ सकते हैं कि मुजफ्फरनगर कितने खतरनाक दौर से गुजरा है। इसी तरह बागपत और शामली जैसे जिले रात में चलने लायक तक नहीं होते थे।
छोटे बदमाश राह चलते कट्टा दिखाकर लोगों को लूटते। और ये तस्वीर सिर्फ मैंने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बताई है, अगर आप जाएंगे तो बाकी प्रदेश की हालत भी कमोबेश ऐसी ही थी। बरेली में हर साल कांवड़ में दंगे आम थे, पूर्वांचल में टारगेटेड किलिंग्स आम थी, कहीं मुख्तार तो कहीं अतीक का राज था, और ये इतना बड़ा सिंडिकेट था कि वो स्टेट से कई बार ज्यादा पावरफुल नजर आता था। समाजवादी पार्टी और बसपा के राज में फला फूला वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया कार्टेल प्रदेश में अपराध को संस्थागत कर चुका था और प्रदेश की छवि बहुत बुरी थी। कोई भी निवेशक प्रदेश में आने से भी डरता था। निवेश करना तो छोड़िए, यहां तक कि ना जाने कितने उत्तर प्रदेश के अपने इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे जो अपना कारोबार यूपी के बाहर मूव कर चुके थे। ऐसे में इस दाग को धोना सबसे बड़ी प्रायोरिटी, या मैं कहूं योगी सरकार की एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, और इस पर योगी सरकार ने एक्शन लिया भी और रिजल्ट भी आया। जो बदमाश कहीं भी पुलिस पर फायर खोल देते थे, उनके खिलाफ अनऑफिशियली ऑपरेशन लंगड़ा जैसे ही चालू हुआ, वो खुद आकर के सरेंडर करने लगे। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, तख्तियां लेकर के लोग हाथ में आते थे थाने के सामने कि हम सरेंडर करने आए हैं। ऑपरेशन लंगड़ा यानी हाफ एनकाउंटर, जहां किसी नहर के किनारे कोई बदमाश भाग रहा होता है और पुलिस आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाती है। ये गोली पैर में मानवाधिकार की गाइडलाइंस का सम्मान करते हुए एक निश्चित जगह पर लगती है, और उसके बाद अपराधी का पैर और उसके अपराध के मंसूबे दोनों ही घायल हो चुके होते हैं। डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से अक्टूबर 2025 तक लगभग 15,726 एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें 256 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं और 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन लंगड़ा की लिस्ट में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर 31,000 से ज्यादा अपराधी एनकाउंटर्स में ही पकड़े गए हैं। और आपको मैंने कुछ देर पहले मेरठ जोन की कहानी सुनाई थी ना, तो इस पूरी लिस्ट में मेरठ जो था वो 4400 से ज्यादा एनकाउंटर्स के साथ टॉप पर था। लेकिन डंडे का डर ज्यादा दिन नहीं चलता। 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में अपराध की असीमित संभावनाएं होती है। एक श्री प्रकाश के मरने पर मुख्तार और अतीक के पैदा हो जाने का खतरा रहता है। मुन्ना बजरंगी जैसे लोग आ ही जाते हैं। ऐसे में जितना जरूरी उनका शरीर घायल करना था, उससे ज्यादा जरूरी इस धंधे के जो इकोसिस्टम थे और उससे मिलने वाला जो इंसेंटिव था, उसको खत्म किया जाना जरूरी था। यानी अगर कोई अपराधी कॉस्ट और रिस्क फैक्टर देखकर आए भी तो उसे पता चले कि यहां कमाई गायब भी हो सकती है। तो योगी सरकार ने पुलिस को साफ निर्देश दिया था कि निशाना सिर्फ अपराधी का पैर नहीं, बल्कि उसकी काली कमाई भी होनी चाहिए। एक और डेटा कहता है कि 2017 से लेकर अब तक लगभग 4,000 करोड़ की माफिया की संपत्ति पुलिस सीज कर चुकी है। इनमें घर, खेत, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जैसी तमाम चीजें शामिल है। और यह काम कोई दब छुप कर नहीं होता है, बल्कि मुनादी के साथ होता है। आपकी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें ऐसे ही कुछ सीजर की हैं। तो पैर और पैसा दोनों गंवाने का डर अब ऐसा है कि बड़े बड़े माफिया भी थाने में ही सरेंडर करते हैं। और जब ये मुनादी वाली एनकाउंटर्स की और अपराधियों के सरेंडर करने की तस्वीरें सामने आती हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। सामान्य लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन सिर्फ इससे इन्वेस्टर नहीं आते और ना ही नई इंडस्ट्रीज लगना चालू होती हैं। इस काम के लिए सॉलिड इंफ्रा की भी जरूरत होती है। अच्छे रोड्स और उन रोड्स से जुड़े अच्छे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल एकदम मस्ट है। जहां एक और साफ सफाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ लगातार यूपी का इंफ्रा मजबूत किया जा रहा था। मायावती और अखिलेश यादव की सरकार में इंफ्रा के नाम पर पार्क और रिवर फ्रंट ही बन पाए थे। सहारनपुर से बलिया तक फैले उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे। इनमें से भी एक एक्सप्रेसवे आधा अधूरा ही था और सिर्फ इसलिए बना दिया गया था ताकि सैफई से लखनऊ आसानी से आया जाया जा सके। दूसरा एक्सप्रेसवे ऐसा था कि जिसको बनाने वाली कंपनी खुद बैंकरप्ट हो गई थी। कुल मिलाकर प्रदेश का इंफ्रा डेस्परेटली अपग्रेड मांग रहा था और योगी सरकार ने बिना वक्त गंवाए एक ऐसा निर्णय लिया जो संभवतः 2017 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। योगी सरकार ने अब तक प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बना डाले हैं। प्रैक्टिकली आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एंटर करके एक्सप्रेसवे से ही पूरा प्रदेश पार कर सकते हैं या घूम सकते हैं। बुंदेलखंड रीजन को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और अब लगभग बनकर तैयार हो चुका गंगा एक्सप्रेसवे, वे सारे योगी सरकार ने ही बनाए हैं। और कहानी यही नहीं रुकती है, बल्कि इनके साथ लिंक एक्सप्रेसवेज भी बनाए गए हैं। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ऐसे समझिए कि देश का 40% एक्सप्रेसवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश ने ऐसा काम किया जो शायद इस दौरान कोई और प्रदेश नहीं कर रहा था और उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अच्छे एक्सप्रेसवे जहां फ्रेट के मूवमेंट में सहायक होते हैं, तो वहीं अच्छी अर्बन मोबिलिटी उन फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए। 2017 तक सिर्फ लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद के ही कुछ हिस्सों में मेट्रो थी, और आज इस लिस्ट में मेरठ, आगरा और कानपुर भी शामिल हो चुके हैं। नोएडा और लखनऊ की मेट्रो का एक्सपेंशन चल रहा है। मेरठ से दिल्ली आरआरटीएस भी ऑपरेशनल हो चुकी है।
बेसिकली अब तक जिस मेरठ को बाकी के एनसीआर रीजन से आइसोलेट करके रखा गया था, वो अब एक रैपिड ट्रेन के आने से एनसीआर का हिस्सा बन चुका है। जिस कानपुर में इंडस्ट्रीज की डेथ हो चुकी है, वहां भी मेट्रो आई है। आगरा जो यूपी का टूरिज्म एंकर था, उसको भी मेट्रो मिल गई है और नोएडा गाजियाबाद में मेट्रो एक्सपैंड हो ही रही है। कुल मिलाकर आज यूपी में लगभग 170 किलोमीटर की मेट्रो या आरआरटीएस नेटवर्क है। बेसिकली यूपी में चाहे रोड्स हो या फिर मेट्रो, सब कुछ नए सिरे से बनाया गया है। रोड, एक्सप्रेसवे और मेट्रो तक बात ठीक थी, लेकिन यूपी का इंफ्रा हंगरी प्रदेश, यहां पर एक ही नीति काम कर सकती है, बिल्ड बिल्ड एंड बिल्ड, यानी इंफ्रा बनाना कभी मत रोको। यूपी को इस बीच योगी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कुशीनगर, अयोध्या जैसे एयरपोर्ट्स भी दिए और हां, जेवर में बन रहा एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने जा रहा है। मार्च 2026 में इसका उद्घाटन होने की संभावना है। यानी एक ऐसा प्रदेश जहां एक्सप्रेसवे नहीं थे, मेट्रो दिल्ली से सटे रीजन तक सीमित थी और एयरपोर्ट के नाम पर राजधानी लखनऊ में एक बिल्डिंग थी, जो आज इंफ्रा के मामले में टॉप पर पहुंच रहा है। और ऐसा नहीं है कि इंफ्रा बनाने और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने से कुछ नहीं होता है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको रिजल्ट्स जल्द ही देखने को मिल जाते हैं। तो इसके रिजल्ट्स भी अर्ली 2020s में ही देखने को मिल गए और इसी के साथ आता है हमारा तीसरा फेज, जिसका नाम है बदले दिन। जब स्टेट में क्राइम को तोड़ा गया और बेसिक इंफ्रा तैयार हो गया, तो समझ आया कि प्रदेश के विकास के एयरक्राफ्ट को रनवे पर दौड़ा दिया जाए। लेकिन अभी भी एक हर्डल था। जो निवेश की फाइल नए एक्सप्रेसवे पर दौड़ सकती थी, वही सरकारी दफ्तरों में आकर दम तोड़ देती है। दिल्ली और मुंबई से अपनी मर्सिडीज में गए किसी निवेशक को कोई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आया बाबू घंटों बैठा सकता है, क्योंकि इस देश के कानूनों का ढांचा ऐसा ही है। फॉर्म में फोटो ना होने से लेकर साइन मैच नहीं कर रहा है जैसे रीजन्स देकर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट रोका जा सकता है। योगी सरकार ने इस फ्रंट पर भी काम किया। बेसिकली बिजनेस रिफॉर्म्स में स्पीड लाई गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि योगी सरकार 3300 कंप्लायंस कानूनों को या तो हटा चुकी है या डिजिटलाइज कर चुकी है। इसी तरह 900 से ज्यादा पुराने और बेकार से कानून हटाए जा चुके हैं। इसी तरह यूपी में एक पोर्टल भी बनाया गया है, जहां अप्लाई करके कोई भी इन्वेस्टर यूपी में अपना प्लांट सेटअप कर सकता है। इसके लिए उसे किसी ऑफिस को विजिट करने की जरूरत नहीं है। शायद यही कारण है कि यूपी इस समय देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक नंबर 1 पर रह रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया। योगी सरकार ने इसके लिए सबसे पहले देश के ही निवेशकों को संपर्क किया और अपनी स्ट्रेटेजी स्पष्ट रखी। टाटा, महिंद्रा, पेप्सिको से कहा गया कि आप उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे तो सारे सपोर्ट मिलेंगे। यूपी में तो इन्वेस्टर समिट ही करवाई गई। यहां तक कि सीएम योगी ने खुद मुंबई और बेंगलुरु जाकर निवेश के लिए रोड शो किए। निवेशकों को बताया कि सबसे बड़ा लैंड पूल और स्किल हैंड्स यूपी में आपको दिए जाएंगे। और जिस तरह लंबे पतझड़ के बाद धीमे धीमे छोटी कोपलें किसी पेड़ से फूटती हैं, उसी तरह से ही निवेश यूपी में आना चालू हुआ। और ये निवेश सिर्फ नोएडा, कानपुर या लखनऊ तक सीमित नहीं रहा। ये उन छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंचा जहां रोजगार की सबसे ज्यादा नीड थी। उदाहरण के लिए आपको मथुरा जिले के कोसी कलां कस्बे की कहानी सुनाता हूं। यहां कुछ दिन पहले ही हम खुद रिपोर्ट करने के लिए गए हुए थे। दिल्ली से आगरा को जोड़ने वाली सड़क पर बसा ये कस्बा एक इकोनॉमिक हब है। यहां पेप्सिको, पल्स कैंडी बनाने वाली डीएस फूड्स और बसें तैयार करने वाली जेबीएम ऑटो सरी की कंपनियों के प्लांट हैं। और टिन शेड के साथ ईंटों से बने इस प्लांट से क्या बदला है, यहां के एक युवा के मुंह से खुद सुन सकते हैं आप। नहीं, ऐसा तो है सर, पहले से तो काम अच्छा हो रहा है। तब से यहाँ ये पेप्सी वगैरह और जो फैक्ट्रियाँ लगी, अच्छा काम होता है। बाहर के भी बंदे काम कर रहे हैं, सभी काम अच्छा होता है। वैसे पहले से तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले तो खेती जमीन थी यार, अब तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। 250 हेक्टेयर के यहां के इंडस्ट्रियल पार्क में अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। लेकिन सिर्फ एक टाउन में ऐसा हो तो प्रदेश का कोई भला नहीं हो सकता है। प्रदेश के लगभग हर जिले में हमें ऐसे टाउन्स चाहिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बन सके। हरदोई जिले के संडीला और उन्नाव की कहानी भी कोसी कलां जैसी ही है। यहां भी बीते कुछ सालों में कई हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। बेसिकली ये सारे टाउन्स आसपास के शहरों के लिए प्रोडक्शन बेस का काम कर रहे हैं। कहीं हल्दीराम की फैक्ट्री लग रही है तो कहीं बर्जर पेंट्स ने अपना प्लांट खोला हुआ है। और ये सब छोटे इन्वेस्टमेंट्स आने का फायदा होता यह है कि ये बड़े इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है। इन टाउन्स को इन्वेस्टमेंट मिले तो इस बीच नोएडा में भी डिक्सन जैसी कंपनियों ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया। बेसिकली जिस काम के लिए सीएम योगी ने बेस तैयार किया वो हुआ और इसके बाद बारी आई कि राज्य को एक्सप्रेसवे से इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के रनवे पर लाया जाए। और यूपी को यह रनवे
मिला नोएडा से कुछ दूर जेवर में। जेवर वही जगह है जहां अब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसे सिर्फ एक एयरपोर्ट तक मत सीमित करके समझिए। यहां एयरपोर्ट के साथ ही पूरी टाउनशिप, एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग हब, कार्गो टर्मिनल और इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हो रहा है। हाल ही में आपने यहां एक सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास का कार्यक्रम भी देखा होगा। और इन्वेस्टमेंट का ये पूरा साइकिल जब एक बार चलता है तो कहानी बस नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक सीमित नहीं रहती है। हाल ही में लखनऊ में अशोक लीलैंड ने एक नया प्लांट खोला। वीडियोकॉन गोरखपुर में एक प्लांट की तैयारी कर रही है। बेसिकली यूपी के हर हिस्से को इंफ्रा मिला तो हर हिस्से को अब निवेश भी मिल रहा है। और अब आखिर में इसी के साथ आता है चैप्टर 4। जहां से मैंने बात शुरू की थी, कहानी घूमकर वहीं पहुंचती है। मुझे अखिलेश राज की 2014 की एक घटना याद आती है। 2 दलित बच्चियों की रेप के बाद हत्या कर दी गई। तब यूएन ने इस मामले में एक बड़ा बयान जारी किया था। 12 वर्षों बाद आज यूपी उस स्थिति में पहुंच गया है जहां राज्य का मुख्यमंत्री विदेश में खड़े होकर कहता है कि आइए हमारे यहां निवेश कीजिए। सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी उस तस्वीर से इस तस्वीर तक हमें आने में। जापान और सिंगापुर में सीएम योगी का दौरा शायद उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट होगा और उत्तर प्रदेश वापस उस गर्व के साथ खड़ा होगा जिसका वह दशकों से हकदार रहा है, क्योंकि मेहनत लगातार चल रही है। इस वीडियो का अंत मैं करूंगा उसी कविता से जिससे हमने शुरुआत की थी। उसकी लाइनें थी ना, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। उत्तर प्रदेश उसी तरह से उसी तर्ज पर काम कर रहा है और उम्मीद है उत्तर प्रदेश की एक बेहतर तस्वीर जो आज हमें दिखाई दे रही है वो और बेहतर होकर के आने वाले भविष्य में हमें दिखाई देगी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑफ इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।